स्टोन एज, पाषाण काल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जैसे आज हम जी रहे हैं, जीवन उतना आसान नहीं था कभी। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, धरती पर मानव की उत्पत्ति एक अद्भुत घटना है। मानव के जन्म और पृथ्वी पर पदार्पण के बाद से उसने विकास की अनेक मंजिलों को पार किया और आज विकास की इस ऊंचाई पर पहुंच गया है। लेकिन मानव सभ्यता का विकास एक धीमी और क्रमिक घटना थी। मानव जाति का इतिहास विश्व सभ्यता के विकास का इतिहास है। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोन, रोम, भारत, चीन आदि देशों की नदी घाटियों में मानव सभ्यता का जन्म और विकास हुआ। मानव सभ्यता का इतिहास सिर्फ 5000 वर्ष पुराना है। यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल है। हाल तक लोगों का विश्वास था कि मनुष्य एक ईश्वरीय सृजन है। संसार के विभिन्न धर्मग्रंथों से भी इसकी पुष्टि होती है। किंतु चार्ल्स डार्विन 1859 ईस्वी सन के विकासवाद के सिद्धांत ने इस मत का खंडन किया। उसके अनुसार मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे हुआ है और यह विकास का प्रतिफल है। इसके अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि इस पर किसी जीवधारी का रहना संभव नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और परिवर्तन होने लगा। हजारों वर्षों के इन परिवर्तनों के पश्चात पृथ्वी की जलवायु जीवोत्पत्ति के लिए अनुकूल हो गई। किंतु कुछ समय तक जीव उत्पन्न नहीं हुए। ये युग जीव विहीन युग के नाम से प्रसिद्ध है। जीव विहीन युग के अंत में पृथ्वी पर सर्वप्रथम पनीले पानी में रहने वाले जंतुओं ने जन्म लिया। ये अस्थिविहीन थे। इन पनीले जंतुओं की काया में समयानुकूल कई परिवर्तन हुए और हजारों वर्षों के बाद इसने मछली का रूप धारण किया। डार्विन के अनुसार ये जीवन के विकास की दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था में स्थल पर वृहद शरीर वाले जानवर उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर जंगल उत्पन्न होने लगे। समुद्र और विशाल झीलों तथा नदियों के तट पर इन जंगलों में वृहद जीव पेट के बल रेंगते थे। इनकी उत्पत्ति और वृद्धि अंडों द्वारा होती थी। धीरे धीरे उनका आकार छोटा होता गया, क्योंकि वृहद आकार के कारण उन्हें जीवन निर्वाह में कठिनाई होती थी। दोस्तों, ये तक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी समय आकाश में उड़ने वाले वृहद आकार के पक्षियों का भी विकास हुआ तथा कुछ जीवों की उत्पत्ति अंडों के स्थान पर माता के गर्भ से होने लगी। इस प्रकार जीव विकास की प्रक्रिया जारी रही। लाखों वर्ष व्यतीत होने पर कई वृहद आकार जंतु या तो नष्ट हो गए या उनका शरीर छोटा हो गया। इस काल में औरग, ऑट्रन, चिंपांजी आदि लंगूरों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। प्रागैतिहासिक युग के इस काल को हिम युग भी कहते हैं। पाषाण युग का इतिहास। प्रारंभ में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। प्रारंभ में मनुष्य को प्राकृतिक आपदा तथा हिंसक पशुओं से संघर्ष करना पड़ता था। इसके लिए उसने अनेक हथियारों और औजारों का आविष्कार किया। ये औजार पहले पाषाण प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल व धातु युग के फिर बाद में धातुओं के होने लगे। औजारों की बनावट, प्रकार तथा तकनीक के आधार पर पाषाण काल को 3 कालों अर्थात पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड तथा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में बांटा गया। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी पाषाण युग में देखने को मिलती है। लुब्बाक ने सर्वप्रथम पाषाण युग के भिन्न भिन्न कालों को विभाजित किया। इनके अनुसार प्रथम पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज तथा द्वितीय नवपाषाण नियोलिथिक एज था। इन्होंने यह विभाजन पाषाण उपकरणों के प्रकार तथा तकनीकी विशेषताओं आधार पर किया। 1970 में लार्टेट ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। 1 पूर्व पुरापाषाण काल, 2 मध्यपाषाण काल, 3 उत्तर पाषाण काल। इन्होंने यह विभाजन उपकरणों की विधि में परिवर्तन तथा उस काल की जलवायु में आए परिवर्तनों के आधार पर किया। 1961 में कॉम्सन तथा ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के काल को 3 भागों में बांटा। प्रथम काल भोजन संग्रहण तथा द्वितीय मध्यपाषाण काल को उन्होंने भोजन इकट्ठा करने वाला तथा तीसरे नवपाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादन का काल कहा है। दूसरे शब्दों में पुरापाषाण काल शिकारी अवस्था, मध्यपाषाण काल को शिकारी एवं भोजन संग्रहित करने वाला तथा नवपाषाण काल का भोजन उत्पादित का काल कहा गया है। परंतु प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के काल निर्धारण एवं नामकरण में लार्टेट का वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। प्रागैतिहासिक मानव का इतिहास जानने का स्रोत मात्र उस काल के मानव द्वारा बनाए पाषाण के औजार है, जो मानव ने स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार बनाए थे। लिखित साक्ष्यों के अभाव में मात्र यही स्रोत है।
जो काल के मानव के तकनीकी विकास को दर्शाता है। आज से करीब 5 लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीस्टोसीन काल से हमें यह मिलने शुरू होते हैं, जिन्हें पुरापाषाण कहा जाता है। परंतु कुछ विद्वान इनसे पूर्व भी मानव को किसी प्रकार के स्वयं बनाए या प्राकृतिक रूप से निर्मित हथियारों का प्रयोग करते बताया है, जिन्हें यूलिथ कहते हैं। 1867 में दक्षिणी ओलियन से उपकरण प्राप्त हुए। 1877 में इस प्रकार के औजार फ्रांस से भी प्राप्त हुए। लेकिन आजकल के विद्वान इन एक तरफ फलक उतरे हथियारों को प्राकृतिक तौर से उतरे फलक मानते हैं, जिन्हें इस काल के मानव ने उपयोग किया होगा। इसके अतिरिक्त इन उपकरणों से मानव को स्वयं औजार बनाने का संकेत भी मिला होगा। मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप औजार बनाने की प्रक्रिया संभवतः लकड़ी तथा अन्य कार्बनयुक्त पदार्थ के औजार बनाने से शुरू की, जो आज उपलब्ध नहीं है। परंतु जब उसने पाषाण उपकरण बनाने शुरू किए, तब से हमें पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होने लगे। ये उपकरण मानव ने अपनी जरूरतों के अनुसार तथा उनके कार्य के अनुरूप निर्मित किए थे, जैसे मांस काटने तथा छीलने के लिए चॉपर तथा खुरचनी का निर्माण किया। पुरापाषाण काल को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। साधारणतः 50,000 पूर्व से 8,000 पूर्व तक के काल को पुरापाषाण युग माना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। मानव द्वारा प्राचीनतम उपकरण हमें इस काल में प्राप्त होते हैं, जब मानव ने सर्वप्रथम पत्थर का स्वयं फलकीकरण कर अपनी आवश्यकतानुसार औजार बनाए। प्राचीनतम औजार वे हैं, जिनमें पेबल के एक तरफ फलक उतारकर चापर औजार बनाए गए। ये प्राचीन उपकरण हमें सर्वप्रथम मोरक्को तथा मध्य अफ्रीका में ओल्डुबई गर्स के सबसे प्रथम तह से प्राप्त होते हैं। प्रथम स्थान पर इनके साथ विलफ्रांचियन प्रकार के पशुओं की हड्डियां भी मिलती है, जो अभिनूतन काल प्लाइस्टोसीन से पहले काल के जानवर थे, जो अभी भी बचे रह गए थे। इनमें बड़े बड़े दांतों वाले हाथी, टस्क्स, बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले चीते, लकड़बग्घा इत्यादि शामिल थे। अभिनूतन काल प्लाइस्टोसीन काल में पृथ्वी पर कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण मानव का जन्म हुआ। मानव के प्राचीनतम अवशेष हमें अफ्रीका में ओल्डुबई गर्त, तंजानिया, कीनिया की झील रुडोल्फ, लेक रुडोल्फ इत्यादि में प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बीजिंग, चीन में झाओकाओतेन तथा जावा में भी प्राचीनतम मानव के अवशेष प्राप्त हुए। भारत में हाल ही तक पाषाणकालीन मानव के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, परंतु 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में हथनोरा से तथा इसी क्षेत्र में 1997 में निम्न पुरापाषाणकालीन मानव होमो इरेक्टस के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध तथा केरल को छोड़ सभी स्थानों से निम्न पुरापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि नदी के किनारों, टेरेसेस, कंदराओं, केव्स, रॉक शेल्टर्स तथा खुले स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। पत्थर के इन उपकरणों के साथ पशु तथा वनस्पति के अवशेष, फॉसल भी कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त हंतकुठा या विदरनी भी मिलती है। भारत में अलग 2 क्षेत्रों में अलग 2 उपकरण बनाने की विधियों के आधार पर इस काल के उपकरणों को 2 प्रमाणों में बांटा जा सकता है। 1. चापर चाम्पिंग उपकरण, चॉपर चॉपिंग टूल्स, जो पाकिस्तान की सोहन घाटी में मिलने के कारण सोहन संस्कृति कहलाता था। 2. मद्रास के समीप हस्त कुठार, हैंडैक्स के अधिक मिलने के कारण इसे हस्त कुठार संस्कृति, हैंडैक्स कल्चर या मद्रास संस्कृति कहा जाने लगा। डी टेरा तथा टी पैटरसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग, सेकेंड इंटरग्लेशियल एज, या आज से 4.5 लाख वर्ष पहले का बताया है, जबकि हसमुख धीरज सनकालिया इसकी उत्पत्ति 5 लाख वर्ष पहले मानते हैं। औजार टूल्स। इस काल का मानव कोर निर्मित औजारों का प्रयोग करता था, यानी जिस पत्थर का औजार बनता था, उसके फलक फ्लेक उतार कर फेंक दिए जाते थे तथा बीच के हिस्से का ही औजार बनता था। इस काल के बने उपकरणों में चॉपर, चॉपिंग औजार, हैंड एक्सेस, हस्त कुल्हाड़ियों, क्लीवर्स, विदारणी, स्क्रैपर्स, खुरचमियां इत्यादि प्रमुख थे। इनसे मानव काटने, खाल साफ करने इत्यादि कार्यों के लिए तथा मिट्टी से जड़ें और कंदमूल आदि निकालने के काम में लाता था। औजार बनाने की तकनीक। ब्लॉक ऑन एनवल टेक्निक। इस विधि में जिस पत्थर द्वारा औजार का निर्माण करना होता था, उसे किसी चट्टान पर प्रहार करके उसका फलक उतारकर औजार बनाए जाते थे। इस विधि द्वारा बड़े आकार के तथा अनघड़ का ही निर्माण संभव था। स्टोन हैमर टेक्निक और ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। पूर्वपाषाण काल में मानव द्वारा औजार बनाने को सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि थी। इसमें जिस पत्थर का औजार बनाना होता था, उसे एक स्थान पर रखकर दूसरे हाथ से एक अन्य पत्थर द्वारा चोट करके फलक उतारकर औजार बनाया जाता था। इस विधि द्वारा मानव बाइफिशियल द्विधारी औजार भी बना सकता था।
स्टेप फ्लैकिंग टेक्निक, इस तकनीक द्वारा जिस पत्थर का औजार बनाना होता था, उस पर दूसरा पत्थर मारते समय जिस प्रकार का औजार बनाना था, उसे ध्यान में रखकर सर्वप्रथम मध्य भाग में चोटकर उस पत्थर पर एक निशान बना लिया जाता था। बाद में उसी की मदद से स्टेप्स पट्टियों में फलक उतार कर औजार बनाए जाते थे। इस विधि द्वारा हस्त कुल्हाड़ियों का निर्माण किया जा सकता था। साइलिंड्रिकल हैमर टेक्निक, इस विधि द्वारा पत्थर का औजार बनाने के लिए एक सिलेंडरनुमा हथौड़े का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि छोटे छोटे फलक भी उतारे जा सकते थे। इनसे सुंदर एशुलियन प्रकार की हस्त कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी। विस्तार क्षेत्र, आधुनिक सर्वेक्षण एवं उत्खननों के कारण हमें निम्न पुरापाषाण काल के बहुत से स्थलों का ज्ञान हो चुका है। अब ये साफ हो गया है कि यह संस्कृति पूरे भारत में फैली हुई थी। इसका कहीं अधिक तथा कहीं कम विस्तार इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण है, जैसे गंगा की घाटी में इस संस्कृति का न होना, उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त पत्थरों का न मिलना हो सकता है, या शायद गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के नीचे प्राचीन स्थल दब गए होंगे। भारत में इस संस्कृति के प्रमाण उत्तर पश्चिमी भारत, आज के पाकिस्तान की सोहन घाटी में जम्मू कश्मीर लिद्दर नदी, हिमाचल की ब्यास बाण गंगा घाटी, पंजाब में होशियारपुर क्षेत्र विशेषकर अटवारपुर क्षेत्र, हरियाणा में कालका पिंजौर क्षेत्र, हिमाचल तथा हरियाणा में काला अम्ब नाहन क्षेत्र में मारकंडा नदी पर, दिल्ली तथा दक्षिण हरियाणा के अरावली क्षेत्र में अधिकतर चापर चांपिक चॉपर चॉपिंग उपकरण प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत तथा मध्य भारत में अधिकतर हैंड एक्सेस हस्त कुठार संस्कृति का विस्तार है। इनमें अधिकतर स्थल तमिलनाडु में अंतरिम्बकम, मंजनकरनई, वादमदुराई, गुडियम केव इत्यादि हैं। कर्नाटक में अनगवाडी, हुंसगी, गुलबर्ग में इसामपुर तथा येदियापुर इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा तथा इसकी सहायक नदियों पर भी बहुत से स्थलों से इन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। अलूर, तलकवाड, तालकवाड के समीप हीर मुलंगी एक महत्वपूर्ण स्थल है। नितूर जिला बिल्लेरी में उपकरणों के साथ 2 जंगली भैंसे के अवशेष भी प्राप्त हुए। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गिडलूर, करेमपुरी तथा नागार्जुन कोंडा से हस्त कुठार संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त नालगोंडा तथा गुंटूर जिलों से भी इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र गोदावरी, प्रवर नदी की घाटी में न केवल हस्त कुठार, हैंड एक्सेस तथा अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं, अपितु जंगली भैंसा, जंगली हाथी, गैंडा इत्यादि जानवरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेवासा तथा संगम से भी इसी तरह के प्रमाण मिले हैं। धुलिया, जलगांव, बुलसर जिलों में इसी तरह के प्रमाण मिले। अहमदनगर जिले का चिरकी नेवासा, नासिक जिले का गंगापुर स्थल, शोलापुर जिले का पंधारपुर काफी महत्वपूर्ण है। कोंकण तथा मुंबई क्षेत्र में वोरली, कांदीवली, बोरीवली, मलाड इत्यादि महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में भी इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम डी टेरा तथा पैटरसन ने नर्मदा घाटी पर उत्तर पश्चिमी भारत की चापर चापिंग संस्कृति तथा दक्षिण भारत की हस्त कुठार संस्कृति के मेल की संभावना खोजने के लिए कार्य किया। यहाँ से न केवल उपकरण बल्कि उस काल के जानवरों तथा वृक्षों के अवशेष फॉसिल्स भी पाए गए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, अचॉयलन कल्चर तथा सोहन संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल होशंगाबाद, नरसिंहपुर, महादेव पिपरिया है, जहां से उपकरण स्तर विन्यास के संदर्भ में भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त दुर्काडी नाले, पश्चिमी नीमार जिले से भी महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त इस क्षेत्र से जंगली हाथी, भैंसें, हिप्पोपोटामस, जंगली घड़ियाल, सुअर इत्यादि के प्रमाण भी मिले। इसके अतिरिक्त चंबल घाटी, बेतवा, सोनार, सोन नदियों की घाटियों में भी इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास भीमबेटका, आदमगढ़ भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। लूनी, बनाब, गंभीरी, चंबल की घाटियों के कई स्थलों पर कई महत्वपूर्ण स्थल है। चित्तौड़ जिले में तो सोहन संस्कृति तथा मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। पूरे गुजरात में हमें निम्न पुरापाषाण काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। साबरमती नदी, माही, करजन नदियों पर बहुत से महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। यहाँ से चापर चापिंग तथा कुठार, हैंड एक्सेस दोनों प्रकार के उपकरण मिलते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में रोजड़ी एक महत्वपूर्ण स्थल है। कच्छ में भुज समीप भी नखराना से इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी, रीवा जिले में लेखाया, कौशाम्बी जिले में बरियारी में, इलाहाबाद जिले के बटौबिया स्थलों से इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यमुना नदी पर देहरादून जिले में कलगी, झांसी जिले में ललितपुर इत्यादि भी महत्वपूर्ण स्थल हैं।
बिहार तथा झारखंड के बहुत से स्थलों पर तथा कोटा नागपुर पठार के अनेक स्थलों से इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी बंगाल के बकुश, पुरुलिया, सिंहभूम, मेवाकुई, बीरभूम, बर्धमान इत्यादि जिलों से इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। उड़ीसा में कुलियाना स्थल से इस संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले। इसके अतिरिक्त बहुमानी, महानदी, बैतरनी, स्वर्णलोवा नदी घाटियों से धनेकनाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझार इत्यादि से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आसाम तथा मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से इस संस्कृति के उपकरण जिनमें हस्त कुठार, चापर, खुरचनी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। मानव जीवन। विश्व में विभिन्न स्थलों से निम्न पुरापाषाण काल के मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, परंतु हाल ही तक भारत में ये प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। 1982 में मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थल से होमो इरेक्टस की खोपड़ी तथा 1997 में इसी प्रकार के मानव के कंधे की हड्डियां प्राप्त हुई। मात्र यही प्रमाण हमें इस काल के मानव के भारत को प्राप्त है। इस काल के मानव का निवास स्थल नदी घाटियां, शिलाश्रय तथा गुफा इत्यादि थे। स्टुअर्ट पिगंट के अनुसार इस युग के मानव के जीवन का आधार शिकार करना तथा भोजन एकत्रित करना था। इनका जीवन अस्थायी और खतरों से भरा एवं अलग अलग था। इस काल का मानव उपकरणों की सहायता से जंगली जानवरों का शिकार करता था। भोजन के तौर पर उनका मांस कच्चा था। कई स्थानों पर पकाने के भी प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त कंदमूल, जंगली फल तथा खाने वाले जड़े भी उसके भोजन में शामिल था। इस काल का मानव विलेचमियन प्रकार के पशुओं के अलावा हाथी, गैंडा, घोड़ा, पानी की भैंस, बारहसिंगे, कछुए, मछली, पक्षी, मेढक, कई प्रकार के मगरमच्छ इत्यादि का शिकार करता था। तिथिक्रम। तिथिक्रम के हिसाब से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों को मध्य अभिनूतन काल, मिड प्लाइस्टोसीन पीरियड के द्वितीय अंतर हिमयुग सेकेंड इंटरग्लेशियल पीरियड में रखा जा सकता है। डीटेश तथा टी पैटरसन ने इस काल की सोहन संस्कृति को 4,35,000 वर्ष पूर्व की माना है, जबकि HD सनकालिया इसे 5,00,000 वर्ष पूर्व के मध्य रखा जाता है। परंतु हाल ही में कई स्थानों पर वैज्ञानिक तिथिक्रम से कुछ तिथियां प्राप्त हुई है, जो कि निम्नलिखित हैं। महाराष्ट्र में बोरी से 5,37,000 वर्ष पूर्व, नेवासा से 3,50,000 वर्ष पूर्व, कर्नाटक के तेग्गीहल्ली जो कि बैचबल घाटी में से 3,50,000 से 2,87,333 वर्ष पूर्व, राजस्थान में दिद्वाना से 3,90,000 से 2,90,000 वर्ष पूर्व, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के उमरेठी नामक स्थान से 1,90,000 वर्ष पूर्व, कर्नाटक में हुंसगी घाटी के कालदेवनहल्ली स्थल से 1,66,000 वर्ष पूर्व। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सभी तिथियां 5.5 लाख से 1.5 लाख वर्ष के बीच की है। यदि इनमें कुछ त्रुटियां भी मान लेता भी ये 5 लाख से 1.25 लाख के मध्य की ही है। इस संस्कृति का प्रारंभ अफ्रीका में ओल्डुवई गर्त जो कि तंजानिया में हुआ था। यहीं से मानव ने अलग 2 स्थलों पर जाकर इस संस्कृति का विकास किया। कुछ विद्वानों का मत है कि इस काल में अफ्रीका भारत से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस काल का मानव स्थल मार्ग से ही सीधा भारत आ गया, परंतु महाद्वीप तो इस काल से बहुत पहले ही अलग हो चुके थे, इसलिए यह मत संभव नहीं है। दूसरा मत है कि इस काल का मानव ओल्डुवई से उत्तरी अफ्रीका होता हुआ मानूट कार्मल के रास्ते आया। यहाँ से एक शाखा ने पश्चिम की ओर जाकर यूरोप में तथा दूसरी शाखा ने पूर्व की ओर जाकर एशिया में इस संस्कृति को फैलाया। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण में नियंत्रणस्थल मानव के अवशेष मिलने शुरू हुए और इन्होंने अपनी संस्कृति का विकास किया। पूर्व पुरापाषाण काल के औजार कोर निर्मित थे, जिसमें फलकों का प्रयोग औजारों में नहीं किया गया था। लेकिन इस काल के नियंत्रणस्थल मानव ने अपने उपकरणों को फलक पर बनाना प्रारंभ किया, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटे थे, जो अच्छे बने हुए थे। इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण है 1 बेधक, 2 बेधक खुरचनी, 3 फलक जैसे स्थूल शल्क, 4 बेधनियां। औजार बनाने की तकनीक। इस काल के फलक उपकरण 2 तकनीकों द्वारा बनाए जाते थे। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से फलक उतारी जीती थी, फिर उस फलक को दोबारा तीखा कर रिटचिंग आवश्यकतानुसार आकार का उपकरण बना लिया जाता था। दूसरी विधि को लवलवा विधि लिवालोइजियन टेक्निक का नाम दिया गया। इस विधि द्वारा निर्मित औजार सर्वप्रथम फ्रांस के तावलवा नामक स्थान से प्राप्त हुए, इसलिए इसे लवलवा तकनीक का नाम दिया गया। इस विधि द्वारा पत्थर से जो फलक अलग किया, तीखे उपकरण से जिस प्रकार का औजार बनाना होता था, उसकी रूपरेखा दी जाती थी। दूसरे चरण में उसके भीतरी हिस्से को ऊपर से छील दिया जाता था, इसे टॉटस और कहा जाता था। तृतीय चरण में एक छोटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था, जहां तीखी रखकर उसे पर हथौड़े से आघात किया जाता था। इस प्रकार मनचाहे आकार का उपकरण बनाया जा सकता था।
पुरापाषाण का मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अंत हो गया तथा इसका स्थान एक नई किस्म के मानव ने ले लिया, जिसे नियांडर मानव नियांडरथॉल मैन या होमो नियांडरथॉल्स कहा जाता है। इस संस्कृति का विकास भारत में मध्य पुरापाषाण के स्तर विन्यास पर आधारित प्रमाण सर्वप्रथम नेवासा नामक स्थल से प्राप्त हुए। यद्यपि इससे पहले भी डिटेरा तथा पैटरसन ने इन्हें नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद से प्राप्त किए, परंतु इस समय इसे काली मिट्टी की संस्कृति, ब्लैक सॉइल इंडस्ट्री या प्राग नवपाषाणीय संस्कृति की संज्ञा दी गई। परंतु मध्य पुरापाषाण काल के एक अलग संस्कृति के रूप में प्रमाण नेवासा से प्राप्त हुए, जो कि तिथिक्रम, स्तर विन्यास तथा उपकरण प्रकार तथा तकनीक के आधार पर मध्य पुरापाषाण संस्कृति को माने गए तथा तभी से इसे अलग संस्कृति के रूप में लिया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में ये संस्कृति पनप रही थी, परंतु प्रवर नदी पर स्थित नेवासा तथा गोदावरी पर स्थित बेलबंधारी, सुरेगांव, कालेगांव, नांदूर तथा मध्यमेश्वर महत्वपूर्ण है। तापती नदी की सह नदी रन का नाला भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। मुंबई क्षेत्र में बोरीवली तथा खांडीवली से भी बहुत से फलक उपकरण चट, जैस्पर तथा बसाल्ट पर बने प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण स्थलों तमिन्हल तथा अलमट्टी से काफी मात्रा में उपकरण प्राप्त होते हैं। गुलबर्ग के शोरापुर दोआब तथा कोवल्ली तथा नगवाड़ी महत्वपूर्ण है। हरगुंडगी से तो जंगली हाथी तथा भैंसे के प्रमाण फॉसिल्स भी प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त नालगोंडा तथा कृष्णा नदी पर स्थित रामतीर्थपय तथा रायगिरिवगु से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु में इस संस्कृति के प्रमाण उत्तरी क्षेत्र में अत्तिरंपकम तथा वादमदुराई उत्खननों से इस काल का उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गुडियम कांद्रा उत्खनन से भी स्तर विन्यास के आधार पर मध्यपाषाण काल के छोटे उपकरणों के पहले के फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा से मयूरभंज, क्योंझार, सुंदरगढ़ या नेकनाल जिलों से फलक उपकरण क्वार्ट्ज, जैस्पर तथा क्वार्ट्जाइट नामक पत्थरों पर बने प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में बांकुरा, बीरभूम, मिदनापुर, पुरुलिया जिलों से फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 24 परगना, जलपाईगुड़ी जिलों से तथा असम, मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। बिहार में पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर जिलों तथा झारखंड के छोटा नागपुर, पठार, पलमाऊ, सिंहभूम इत्यादि से फलक उपकरण, जिनमें अधिकतर पैवाइंस तथा बोरर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में टोनस घाटी तथा इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी में यह उपकरण प्राप्त हुए हैं, परंतु गंगा घाटी में अभी तक इस काल के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, सीहोर, सागर जिला, गोंची जो बेतवा नदी पर स्थित है, इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त दामोह जिले तथा सोन घाटी से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा नदी पर महादेव पिपरिया, शिवना नदी पर मंदसौर, बाहरगढ़ भी महत्वपूर्ण स्थल है। यही खरकी माता स्थल से उस काल के उपकरण बनाने की वर्कशॉप भी खोजी गई है। गुजरात के सौराष्ट्र की नदी भादर पर रोजडी तथा जेतपुर महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अतिरिक्त बुलसर जिले दक्षिण कच्छ के कई स्थलों से मध्य पुरापाषाण कालीन फलक उपकरण मिलते हैं। राजस्थान के पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से इस काल के उपकरण मिलते हैं। यहाँ चंबल, गंभीरी, लूनी इत्यादि नदी घाटियों में इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। लूनी घाटी में तो फलक उपकरणों के साथ कुछ फलक पर बने छोटे हस्त कुठार तथा क्लीवर भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान में अधिकतर फ्लिंट, चट तथा जैस्पर पत्थरों का प्रयोग उपकरण बनाने के लिए किया गया है। कश्मीर में पहलगांव के समीप मंदिर टीले से तथा गणेशपुर से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान में पेशावर के समीप संघाव कांद्रा से इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सोहन संस्कृति के उपकरण भी मध्य पुरापाषाण काल के हैं। पंजाब में कई स्थलों, दिल्ली तथा हरियाणा के अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक स्थलों से भी इस काल के उपकरण मिले हैं। काल, राजस्थान, गुजरात के कई स्थलों से हाल ही में कुछ वैज्ञानिक ढंग से इस काल के तिथिक्रम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि 1,50,000 से 20,000 वर्ष पूर्व के मध्य है। राजस्थान में डिडवाना से मध्य पुरापाषाण काल की दो तिथियां 1,50,000 तथा 1,40,000 वर्ष पूर्व की है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र से ये तिथियां 56,800 वर्ष पूर्व आई हैं। इससे पूर्व महाराष्ट्र में प्रवर गोदावरी घाटी से प्राप्त अर्जुन वृक्ष के अवशेष की तिथि 39,000 वर्ष पूर्व अंकित हुई थी। इसके अतिरिक्त पैठन, इनामगांव तथा द्योन बांध से भी मध्य पुरापाषाण काल की तिथि 30,000 वर्ष के आसपास ही निर्धारित रेडियो कार्बन विधि से निश्चित हुई है। इस तरह हम इस संस्कृति को सुरक्षित रूप से 1,2,5,0,0,0 से 20,000 वर्ष पूर्व तो रख ही सकते हैं।
उद्भव। मध्य पुरापाषाण काल के उद्भव के बारे में विद्वान एक ही मत नहीं है। HD सनकालिया तथा AP खत्री का विचार है कि भारत में इस संस्कृति के उद्भवकर्ता अफ्रीका से आए थे। अल्चिन महोदय का विचार है कि प्रारंभ में इस संस्कृति के लोग इसी प्रकार की मध्य एशिया की संस्कृति के संपर्क में आए तथा बाद में इन्होंने अलग थलग रूप में सिंध के मरुस्थल के दक्षिण पूर्व में इस संस्कृति का उत्थान किया। परंतु जब तक इस काल के मानव के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते, तब तक इस बारे में अधिक कह पाना संभव नहीं है। दूसरी ओर कुछ विद्वान इसे भारत में ही उद्भव मानते हैं। KD बैनर्जी ने नेवासा तथा उत्तरी कर्नाटक से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दर्शाने की कोशिश की है कि यह संस्कृति यहाँ पर पहले की हस्तकुठार क्लीव संस्कृति से ही सौंदर्य राजन भी इसे भारत में ही प्रारंभ हुई संस्कृति मानते हैं। उत्तर पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पुरापाषाण काल संस्कृति अभिनूतन काल की अंतिम संस्कृति है। इस काल में मानव ने अपने उपकरण क्रोड या फलक के स्थान पर ब्लेड पर बनाने प्रारंभ कर दिए। साथ ही हड्डी का प्रयोग भी औजार बनाने के लिए होने लगा। इस काल की विशेषता ब्लेड तथा ब्यूरिन बोरर नामक उपकरण है। इसके अतिरिक्त विलो तथा लारेल नामक पेड़ के पत्तों के आधार के पॉइंट, हड्डी के तीराग्र हार्पून, तीर सीधे करने का उपकरण, डाट इत्यादि हैं। भारत में यद्यपि इस संस्कृति के उपकरण यदा कदा मिलते रहे हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे को कर्नूल जिले के बिल्लासुरगम नामक स्थल से उत्तर पुरापाषाण कालीन उपकरण, जो कि पश्चिमी यूरोप के मैगडेलेनियन प्रकार के मिले। इसी प्रकार भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भी यह उपकरण मिले। नेवासा से भी ब्लेड तथा ब्यूरिन प्राप्त हुए, परंतु 1970 के दशक तक भारत में इस संस्कृति की अलग पहचान नहीं थी। परंतु आंध्र प्रदेश में चित्तूर तथा कर्नूल नामक स्थलों से हमें इस संस्कृति के अलग स्वरूप के पुरातात्विक स्तर विस्थापित प्रमाण मिलने शुरू हुए। हाल में तो बहुत से स्थानों से इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए। विस्तार। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिलों से इस संस्कृति के ब्लेड तथा ब्यूरिन प्राप्त हुए हैं। बिस्लासुरगम गुफा से तथा रेनिगुंता के अतिरिक्त मल्लागुद्दिलू तथा प्रकाशन जिले की येशगोंडा पल्लम, नागार्जुनकोंडा भी महत्वपूर्ण स्थल है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है मुच्चन चिंतामणि गवी, जहां से 90% से अधिक उपकरण हड्डियों पर बने हैं। कर्नाटक में सलवादगी तथा मेलम्बी क्षेत्र शोरापुर दो अब महत्वपूर्ण है। यहाँ एक फैक्ट्री उस काल के उपकरण बनाने की मिली। बिहार में सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के लेखाया तथा राजपूत नामक स्थलों से उत्तर पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। परंतु ये विशुद्ध उत्तर पाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप एवं पश्चिमी एशिया प्रकार के नहीं है। बेलन घाटी ने स्तर विन्यास संदर्भ में ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सोन घाटी में सिद्धि तथा शाहडोल जिलों में उत्तर पाषाणीय उपकरण प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त रायसीन जिले की भीमबेटका गुफा तथा चट्टान आश्रय से ऑर्गनेशियन प्रकार थे उत्तर पाषाणीय उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र बोरीवली तथा कांदीवली से टॉड नामक विपणन ने ब्लेड तथा ब्यूरिन प्रकार के उपकरण खोजे थे। इसके अतिरिक्त नेवासा तथा धुलिया जिले के भदने स्थल से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए। इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ने का स्थल, जहां उत्खनन में इस काल के उपकरण तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई है। जलगांव जिले के 40 गांव तालुक स्थित इस स्थल से प्रथम 2 कालों में जैस्पर पर बने उपकरण प्राप्त हुए तथा अंतिम 2 चालसीडोनी का प्रयोग किया गया। प्रथम काल में उत्तर पाषाण कालीन उपकरणों के साथ कुछ फलक उपकरण भी मिले, जबकि दूसरा काल इस संस्कृति का सर्वप्रथम काल है। तीसरे काल में उपकरण छोटे बनने लगे तथा शर्तुमुर्ग के अंडे के खोल का डिस्क प्रकार का मनका भी प्राप्त हुआ, जो कि भारत का सबसे प्राचीन अलंकरण है। चौथा काल इस संस्कृति का अंतिम काल है, जिसमें मध्य पाषाण कालीन लघु उपकरण मिलने शुरू हो गए। गुजरात में मध्य गुजरात के पावगढ़ क्षेत्र में इस काल के प्रमाण विसादी से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 40,000 से 12,000 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। संस्कृति काल। पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के स्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथिक्रम के अनुसार इस संस्कृति को 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत में भी कई स्थलों से वैज्ञानिक तिथियां प्राप्त हुई है। पाकिस्तान की संघाओं गुफा से इस काल की तिथि 41,825 से 20,660 वर्ष पूर्व आई है। राजस्थान की डिडवाना से 26,210 वर्ष पूर्व। मध्य प्रदेश के स्थलों से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों की तिथि 36,550 से 30,680 वर्ष पूर्व। महाराष्ट्र से 27,000 से 25,000 वर्ष पूर्व तथा बेलन घाटी से 25,000 से 9,000 वर्ष पूर्व तिथि आई है। इस प्रकार हमें इस संस्कृति को 35,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच का समय हो सकता है। मानव का जीवन तथा निवास।
इस काल में मानव गुफाओं तथा चट्टान आश्रयों में रहा करता था। नदी के किनारों तथा खुले क्षेत्रों में रहने के प्रमाण भी है। उस समय का मानव बर्बर था और जंगली जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। आवास या जीविका का कोई ठोस आधार नहीं था। मानव जीवन बड़ा संघर्षमय था। हिंसक जानवरों के कारण उसका जीवन सर्वदा खतरे में रहता था। आदिम मानव नंगा ही रहता था। बिजली की चमक या बादलों के गर्जन या वर्षा के बौछारों से बचने के लिए गुफा में वह शरण लेता था। कुछ समय के बाद में मनुष्य में लज्जा की भावना आई और वह तन ढकने लगा। बाद में वह जानवरों की खाल का प्रयोग होने लगा। उसने आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों व हथियारों का आविष्कार किया। आदि मानव के प्रारंभिक अस्त्र शस्त्र हाथ पांव, नाखून, दांत आदि थे, लेकिन जंगली तथा हिंसक जानवरों के भय से उसने लकड़ी तथा बाद में पत्थरों के हथियार बनाए। पत्थर के टुकड़ों को घिस-पीट-कर नुकीले और सीधे चुभने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए गए। पत्थर के औजारा हथौड़ा, कुल्हाड़ी, मुसल आदि बनाने लगे। आगे चलकर हड्डियों और सींग के औजार भी बनाए जाने लगे। रस्सी बांटने और टोकरियों के काम भी होने लगे। इस युग में कोई सामाजिक और आर्थिक संगठन नहीं था। व्यक्तिगत संपत्ति का विकास अभी नहीं हुआ था। जंगल और जानवरों पर किसी व्यक्ति या परिवार विशेष का अधिकार नहीं था। सामाजिक संबंध शिथिल था। पुरुष और नारी के बीच मुक्त यौन संबंध था। पति पत्नी की चेतना अभी जागृत नहीं हुई थी। नारी विज्ञान वेदों का कथन है कि उस समय स्त्रियों का महत्व बहुत अधिक था। इस समय के समाज को नारी प्रधान समाज या मातृसत्तात्मक समाज भी कहते हैं। इस समय की कला। इस काल में यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में मानव ने कला का विकास कर लिया था। भारत में भी मानव ने कलाकृतियां जैसे पेंटिंग, कुरेदकर बनाए चित्र बनाना प्रारंभ किया था या नहीं, इसे बारे में विद्वानों के मत एक नहीं है। डा वाकनकर भीमटेका के 3A28 से प्राप्त हरे चित्रों को उत्तर पाषाण कालीन मानते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के पटने से शतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर कुरेदकर बनाई गई लाइनें तथा बेलन घाटी में लोहंडा नाला से प्राप्त एक हड्डी की प्रतिमा, जिसे कतिपय विद्वान मात्र देवी मानते हैं, इस काल की कला के प्रमाण है। इस काल का उद्भव। भारत में इस काल के मानव के कोई अवशेष न मिलने के कारण इस संस्कृति के उद्भव एवं निर्माताओं के बारे में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान इस संस्कृति का उद्भव पश्चिमी एशिया के मानूट अफ्रीका से मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान रेनीगुंता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस संस्कृति का उद्भव स्थानीय ही मानते हैं। मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड। मध्यपाषाण कालीन संस्कृति शिकार एवं भोजन संग्रहण का काल। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व अभिनूतन काल का अंत हो गया और जलवायु भी आजकल के समान हो गई। हिमयुग के दौरान जमी बर्फ की परत पिघलने लगी तथा अधिकतर निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी के जमाव के साथ जमी मिट्टी की तहों की गिनती से स्कैंडिनेविया में इस काल की शुरुआत 7,900 ईपू रखी जा सकती है, जबकि रेडियो कार्बन तिथि से हिमयुग काल का अंत 8,300 ईपू निर्धारित किया जा सकता है। बर्फ पिघलने से समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई, जिस कारण उत्तरी समुद्र से अधिक पानी फैल गया। जलवायु में हुए परिवर्तन का असर वनस्पति तथा पशु पक्षियों पर भी हुआ। यूरोप में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे होने लगे और साथ ही रेडियर, घोड़े, बिसन आदि के स्थान पर हिरण, जंगली सुअर, बारहसिंगा इत्यादि पशु अधिक पाए जाने लगे। पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति के पौधे पाए गए, जो आजकल के गेहूं और जौ के जंगली प्रकार थे। इस प्रकार की वनस्पति को प्रयोग में लाने तथा शिकार में जानवरों को मारने के लिए इस काल के मानव को अपने औजारों में भी परिवर्तन करना पड़ा। निकट सीमा के भीतर छोटे छोटे पशुओं के आखेट के लिए किसी विशेष सामूहिक गतिविधि की जरूरत नहीं थी और अब तक आते आते मनुष्य की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी। परिणामत छोटी छोटी टोलियां बन गई थीं। बढ़ी हुई जनसंख्या और भारी जलवायु परिवर्तनों के प्राकृतिक दबाव के कारण इन टोलियों को अधिक गतिशील रहना पड़ता था। जलवायु में इन परिवर्तनों की श्रृंखला के साथ जो सबसे मौलिक परिवर्तन आया, वह था प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का प्रयास। ये निश्चय ही एक महान तकनीकी क्रांति थी। समायोजन की पहली आवश्यकता ऐसी उपकरण तकनीक पर अधिकार करने की थी, जहां कार्यकुशलता के हित में भार का त्याग कर दिया जाए। इस काल की तकनीक। इस काल में अत्यंत सूक्ष्म पाषाण औजारों का निर्माण किया गया। ये औजार इतने सूक्ष्म थे कि इन्हें अकेले प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था, बल्कि किसी अन्य चीज के साथ जोड़कर ही इन औजारों को प्रयोग किया जा सकता था। इन उपकरणों में पॉइंट, तीर का अग्रभाग, सूक्ष्म ब्यूरिन, खुरचनियां, हस्त कुल्हाड़ियां, त्रिकोण, ट्रॉपे, चंद्राकार और अर्धचंद्राकार इत्यादि प्रमुख है। ये उपकरण दो भागों में बांटे जा सकते हैं।
दोनों प्रकार के औजारों को प्रकार के आधार पर बांटा गया है। अत्यधिक सूक्ष्म औजारों के छोटे छोटे फलक पत्थर से निकालने के लिए प्रेशर टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक में एक विशेष आकार का फलक किसी नुकीले उपकरण को पत्थर पर रख उस पर ऊपर से दबाव डालकर फलक अलग किया जाता था। इस उपकरणों को किसी लकड़ी के आगे लगाकर तीराग्र पॉइंट्स का तीर बनाते थे। कुछ पॉइंट अथवा ब्लेड्स को किसी जानवर की हड्डी या लकड़ी में फिट करके दरांती सिकल बनाई जा सकती थी। इनके उपकरणों के उपयोग से ही पता चलता है कि इस काल में मानव में जंगली रूप से उगे पौधों को काटकर उनके दाने अलग करना सीख लिया था। कई स्थानों से तो सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं एल्वॉर्ड जैसे गुफा से, जो इसी प्रमाण की द्योतक है। भारी तथा बड़े बड़े औजारों के स्थान पर सूक्ष्म औजार बनाए जाने लगे, जिन्हें लकड़ी के हत्थों में फंसाकर विभिन्न प्रकार के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी समय तीर कमान का विकास, जो कि 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी तक मनुष्य के पास रहा। तीर की नोक बनाने के लिए जो प्रस्तर उपकरण बनाए गए थे, वे अन्य बहुत से घरेलू कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए। इस तकनीक तंत्र के अंतर्गत विशेष रूप से तैयार किए गए बेलनाकार क्रोडों पर दबाव डालकर पहले लघु शल्क उतारे जाते हैं और फिर करीब 5 सेमी लंबे और 12 मिलीमीटर चौड़े फलक बनाए जाते हैं। इस विशिष्ट तकनीक को नाली अलंकरण तकनीक फ्लूटिंग टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक से तैयार किए गए फलक उत्तर पुरापाषाणकालीन फलकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि एक तो इनका आकार भिन्न होता है, दूसरे इनकी अनुप्रस्थ काट महीन होती है। नाली अलंकरण तकनीक से बनाए गए फलक बाद में एक किनारे से इस तरह घिस दिए जाते हैं कि खुंदा किनारा हत्थे के अंदर घुसाया जा सके। एक श्रृंखला में ऐसे अनेक फलक लगा देने से निरंतर तीक्ष्ण धार बन सकती है। ये धार पुरापाषाणकालीन तीक्ष्ण धार की तुलना में निम्नलिखित तकनीकी गुणों से संपन्न थी। एक, इसमें कच्चा माल कम लगता है। 2, यदि फलक संचित करके रखे जा सके तो थोड़े ही समय में उपकरण तैयार किए जा सकते हैं। 3, हत्था लगा देने से उत्तोलक प्रणाली के कारण कार्यकुशलता बहुत बढ़ाई जा सकती है। 4, एक श्रृंखला में एक साथ लगाए गए फलकों में एक के टूट जाने पर उसकी जगह तुरंत दूसरा लगा सकते हैं, जिससे संपूर्ण उपकरण दोबारा काम करने लगता है। इस तरह अतिरिक्त पुर्जे की संकल्पना से हानि कम हो जाती है और साथ ही कार्यकुशलता बढ़ जाती है। मध्यपाषाणकालीन उपकरण 1, एकधार फलक बैक ब्लेड। ये ऐसे फलक हैं जिनमें एक किनारे की ऊर्ध्वाधर छेदन के द्वारा खुंडा कर देते हैं। ये पृष्ठ कार्य इस ढंग से कर सकते हैं कि फलक का आयताकार रूप ज्यों का त्यों बना रहे या पृष्ठित किनारा तीक्ष्ण धार तक बढ़ा दिया जाए। 2, वेधनी। कोई भी ऐसा फलक जिसे तिकोना तोड़ा गया हो और फिर एक या दोनों ढलवां किनारों के साथ साथ नुकीले सिरे की ओर घिसकर पैना किया गया हो, वेधनी कहलाता है। 3, अर्धचंद्राकार लूनेट। जब कोई आयताकार फलक लेकर उसके एक तीक्ष्ण किनारे को अर्धवृत्ताकार रूप में खुंडा कर देते हैं ताकि वह दोनों सिरों पर तीक्ष्ण किनारे से मिला रहे, तो उसे अर्धचंद्राकार लूनेट कहते हैं। 4, समलंब ट्रपीज। यह ऐसा फलक है जिसे समलंब रूप में तोड़ा जाता है और फिर एक से अधिक किनारों पर खुंडा कर दिया जाता है। विस्तार। भारत में कुछ ही क्षेत्रों को छोड़ सभी क्षेत्रों में इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। केवल आसाम, पंजाब, केरल तथा उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना घाटियों से अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले। पश्चिमी बंगाल में यद्यपि कई स्थलों से हमें इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, परंतु दामोदर नदी पर स्थित बीरभानपुर महत्वपूर्ण है, जहां से ज्यामिति उपकरणों के रहित उपकरण तथा मदभांड रहित संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें 4000 ईपू रखा जा सकता है। बिहार से ज्यामिति तथा गैर ज्यामिति दोनों प्रकार के उपकरण, जिनके नवचंद्राकार ब्लेड, समलंब औजार, समलंबनुमा त्रिभुज, नुकीले औजार, बोरर, ब्यूरिन, खुरचनी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। झारखंड के पलमाऊ, संथाल, परगना इत्यादि से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण लघुपाषाण का स्थल सराय नाहर राय है, जो प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से मधुबान से पूर्व की संस्कृति के उपकरण, मानव के खाद्यान्न रहने के फर्श, चूल्हे इत्यादि के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय के लघुपाषाण उपकरण ज्यामितीय थे। ये अपने मृतकों का पश्चिम पूर्व की दिशा में दफनाते थे। हिरण, बारहसिंगा, गैंडा, मछली, कछुआ इत्यादि का मांस खाते थे। भारत में इस संस्कृति की सबसे पुरानी तिथि 8395 यही से प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त लेखाहिया, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से उत्खनन से प्रथम चरण में अज्यामितीय उपकरण बिना मधुभांडों के प्राप्त हुए, द्वितीय चरण में बिना मदभांडों के ज्यामितीय उपकरण, तृतीय तथा चौथे चरण में ज्यामितीय उपकरणों के साथ मदभांडों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
संगरौली घाटी तथा मिर्जापुर में बरकचा तथा रौन्य से भी इसे अज्यामितीय उपकरण प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में भी कुछ जिलों में अज्यामितीय उपकरण बिना मदभांड के प्रमाण के प्राप्त हुए हैं। आंध्र में नागार्जुनकोंडा, गिद्दलूर तथा संगनकल्लू इत्यादि से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में बहुत से स्थलों से इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जलाहली से लघुपाषाण उपकरण बिना मदभांड के प्रमाण के दोनों ज्यामितीय तथा अज्यामितीय प्रकार के हैं। ब्रतगिरी भी एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। तमिलनाडु में तिन्नीवली जिले में 13 स्थलों से बहुत से स्थलों से लघुपाषाण उपकरण मिले हैं। इनमें मैग्नानापुरम सबसे प्राचीन है तथा अज्यामितीय उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए, जबकि कुलात्तूर सबसे बाद का स्थल है। यहाँ मानव उस समय रहता था जब समुद्र का स्तर आज से 20 से 30 फुट ऊंचा था, जहाँ उस समय रेत के टीले जमा हो गए जिन पर उस समय मानव रहता था। बाद में मौसम के बदलाव के कारण इन टीलों पर लालकाई जम गई, जिस कारण से एक स्थान पर जम गए। महाराष्ट्र में पूना के समीप दिघी, एलोरा करला गुफाओं के आसपास इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गोदावरी, प्रवर नदियों के किनारों एवं कोंकण क्षेत्र से भी इसी तरह के प्रमाण मिले हैं। गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण स्थल लंगनाज है, जहां ऊपरी सतहों में लघुपाषाण उपकरण मदभांडों सहित प्राप्त हुए तथा निचली सतहों में बिना मदभांडों के उपकरणों के साथ पशु तथा मानव अवशेष भी प्राप्त हुए। इस काल का मानव फिलिस्तीन के नाटुफियनों जैसा था। यहाँ की संस्कृति 2500 ईसा के आसपास की है। मध्य प्रदेश में चंबल घाटी तथा नर्मदा घाटी में बहुत से स्थलों पर इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें आदमगढ़, महर इत्यादि तो प्रमुख हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है भोपाल के समीप भीमबेटका, जहां बहुत सी गुफाएं तथा शिलाश्रय मिले हैं, जिनके उत्खनन से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि अज्यामितीय तथा मदभांड रहित से बाद में ज्यामितीय तथा मदभांडों सहित प्राप्त होते हैं। इन्हीं स्थलों पर बहुत सी पेंटिंग तथा कुरेद कर बनी चित्रकारी भी इसी काल की प्राप्त हुई है। रंगों में सफेद, काला तथा पीला, हरा, लाल, भूरा, गहरा बैंगनी रंग का प्रयोग है। गुफाओं की दीवारों तथा छतरों दोनों स्थलों पर चित्रकारी प्राप्त होती है। विभिन्न खनिजों को मिला रंग बनाते थे। इन चित्रों में उस समय की सांस्कृतिक का पता चलता है। मुख्यतः पशु उनके लिए विषय थे, साथ ही मनुष्य भी दर्शाए गए हैं। शिकार के दृश्य, विभिन्न पशु पक्षी, तीर कमान का प्रयोग, संगीत, नृत्य, सीढ़ी पर चढ़ शहद के छत्ते से शहद निकालती स्त्री इत्यादि महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान में बागोर एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ उत्खनन से इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त निम्बाइडा, मंदाजिया भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों स्थल बागोर से पहले के हैं। मानव जीवन, जलवायु बदलाव से इस काल के जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर भी पड़ा। इसका प्रभाव मानव के उपकरण बनाने पर भी पड़ा। अब वह लघुपाषाण उपकरण बनाने लगा जिन्हें वह तीर, भाले, दराती, चाकू इत्यादि में प्रयोग कर सकता था। शिकार तो प्रमुख कार्य इस समय मानव का था ही, परंतु अब शिकार में उसे अधिक भेड़ बकरियां तथा पशुओं का सहारा था। जंगली जानवरों का शिकार भी वह किया करता था। इसके अतिरिक्त फल, कंदमूल के साथ 2 जंगली दानों को इकट्ठा कर भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इसके लिए वह छोटे 2 पॉइंटों का लकई या हड्डी में जड़कर दराती बना लेता था तथा सिलबट्टों से वह आटा भी बना लेता था। मदभांडों का प्रचलन अनाज रखने इत्यादि के लिए होने लगा था। जंगलों से शहद इकट्ठा करने के प्रमाण भी इस समय के हैं। सामूहिक रूप से शिकार करने के साथ मानव इस समय नृत्य इत्यादि से अपना मनोरंजन भी करता था। साथ ही अपने रहने की गुफाओं, चट्टान आश्रयों में चित्रकारी इत्यादि भी करने लगा था। अपने मतक का वह संस्कार जमीन में दबाकर करता था तथा साथ कुछ उपकरण भी रख दिया करता था। क्योंकि इस काल में मौसम आजकल जैसा हो गया था, इसका असर उस समय के मानव के रहने के स्थल पर भी पड़ा। अब वह न केवल गुफा, चट्टानाश्रयों तथा नदियों के किनारों पर रहता था, परंतु समुद्र के किनारे, खुले मैदानों, पहाड़ों के ऊपर, रेतीला या पथरीले सभी प्रकार के स्थलों पर रह सकता था। इस काल की बहुत से रेडियो कार्बन तिथियां हमें प्राप्त हुई है, जिनमें सबसे पहले की 8395 ईसा पूर्व सराय नाहर राय से है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से 5500 ईसा पूर्व, बागोर से 4480 ईसा पूर्व, उत्तर प्रदेश में लेखाहिया से 2410 ईसा पूर्व तथा गुजरात में लंगनाज से 2040 ईसा पूर्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह संस्कृति 800-2000 ईसा पूर्व के मध्य में पनपी। भारत में यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों की तरह ये संस्कृति पनपी, परंतु ये पश्चिमी एशिया, फिलिस्तीन, मध्य एशिया की संस्कृति से अधिक मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि इस संस्कृति बनाने वाले लोग यहाँ से उत्तर पश्चिम होते हुए भारत में आए। दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसी भी है जो यह मानते हैं कि
ये संस्कृति यहीं पर ब्लेड तथा ब्यूरन संस्कृति से बनी। इसके लिए कुर्नल तथा संगनकल्लू स्थलों का प्रमाण देते हैं, जहां मध्य पुरापाषाण संस्कृति उत्तर पुरापाषाण से मध्य पुरापाषाण में परिवर्तित हुई। संस्कृति और वितरण 1970 से 74 के दौरान गंगा के मैदान में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की खोज से भारत के प्रागैतिहास में एक सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। इस खोज से पहले प्रागैतिहासकार नवपाषाण युगीन तथा परवर्ती संस्कृतियों के सूक्ष्म पाषाणों से पृथक करने में काफी कठिनाई आती थी। यद्यपि मध्य भारत में 18वीं शताब्दी तक के कबायली सूक्ष्म पाषाण तैयार करते रहे हैं, परंतु वास्तविक मध्यपाषाण संस्कृति कृषि प्रारंभ होने से पहले की संस्कृति है। वास्तविक प्राचीन मध्यपाषाणकालीन संस्कृति में यद्यपि भारत में अनगिनत स्थल है, परंतु इनमें सबसे प्रमुख गंगा द्रोणी की प्रतिलिपियों के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में वरियानपुर, गुजरात में लिंधनाज और तमिलनाडु में टेरी समूह, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान में बागोर, जहां शुद्ध मध्यपाषाण काल की तिथि 5000 अद्य पूर्व में आसपास निर्धारित की जाती है, जो 2800 ईसा पूर्व तक चलती रही। स्थल से आवास निर्माण के अवशेष मिले हैं, जहां फर्श बनाने के लिए पत्थर लाए गए थे और यहां घास फूस के वातरोधी पर्दे भी बनाए गए होंगे। उद्योगों में बहुत ही छोटे औजारों का निर्माण होता था। इस प्रावस्था में नर कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें सुनियोजित ढंग से दफन किया गया था। गंगा द्रोणी की मध्यपाषाणकालीन प्रतिलिपियां मुख्यतः इसलिए आकर्षण का केंद्र बनी चूंकि यहाँ अब तक 2.5 दर्जन ऐसे स्थलों का वर्णन मिलता है, जहाँ ढेर सारे नर कंकाल अवशेष दफन पाए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय तथा महादहा 2 महत्वपूर्ण स्थल है, जिनकी तिथि ईसा पूर्व 8395 मानी जाती है। ये पहले स्थल है जहां स्तंभगढ़ पाए गए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि आवास के लिए झोपड़ियां बनाई गई होंगी। सराय नहर से मानवीय आक्रमण या युद्ध का भी महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुआ है, जैसा कि एक शवाधान में एक कंकाल की शिरा अस्थि में एक सूक्ष्म पाषाण जुड़ा हुआ है। भारत की मध्यपाषाणकालीन संस्कृति के साथ गुफा चित्रकारी भी मिलती है। विंध्याचल के शैलाश्रयों तथा गुफाओं में अनेक ऐसे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिनमें आखेट, नृत्य और युद्ध के दृश्य है। इस प्रकार मध्य पाषाण काल के अंतिम भाग में पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बनने लगे। इन्हें लघु अस्त्र कहते हैं। इसका उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में होने लगा। बिना पहिए की गाड़ी जैसी चीज भी बनने लगी। प्राचीन काल से 1526 ईसा पूर्व अनाज का उपयोग शुरू हो गया और संभवतः इसी युग में कुत्ता पालतू जानवर बना लिया गया, जो आखेट शिकार में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। प्रागैतिहासिक काल में मानव जातियां ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस जाति के मानव का निवास स्थान मध्य अफ्रीका था। वह सीधा चलने की कला जान गया था और होमिनिड मानव से मिलता जुलता था। जिंजानथ्रोपस यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति था। ये स्तनपायी पशुओं की तरह नंगा रहता था। इसका मुख्य काम औजारों का निर्माण करना था। पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस 1891 ईस्वी में जावा द्वीप में खोपड़ी के एक हिस्से, कुछ दांत और बाएं जांघ की हड्डी मिली है। मानव शास्त्रवेताओं ने इसे सर्वाधिक प्राचीन मानव बतलाया है। ये खड़े होकर चल सकते थे, इसलिए इन्हें सीधा खड़ा वानर मानव पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा गया है। सिनांथ्रोपस स्पीकिंग के निकट एक गुफा में कुछ जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं, जिन्हें सिनांथ्रोपन कहा जाता है। ये जावा मनुष्य से कुछ अधिक विकसित था और संभवतः आग के प्रयोग से परिचित था। नियांडरथल जर्मनी में वानर मानव के एक अन्य अवशेष का पता चला है, जिसे नियांडरथल मानव कहा जाता है। ये जावा मानव से अधिक उन्नत था। यह मानव जाति पश्चिम यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई थी। इसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा चौड़ा था, माथा चौड़ा और ढलवा था। ये गर्दन घुमाकर सीधा चलता था तथा मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के समान थी। क्रो-मैग्नन इनके अस्थि पंज फ्रांस से प्राप्त हुए हैं। ये नियांडरथल से अधिक उन्नत थे। वे हार्पून या भालों से शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। यूरोप की कुछ गुफाओं में उनके बनाए चित्र बड़े कलात्मक है। नवपाषाण काल इस काल 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण में बड़े बड़े परिवर्तन जिनके फलस्वरूप मानव सभ्यता की नींव पड़ी। नवपाषाण युग पूर्व पाषाण युग से विकसित काल था। मानव जीवन के विकास में इस युग को अत्यंत ही क्रांतिकारी माना जाता है। इस युग में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए कि इस युग के विकास के क्रम को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाता है। नवपाषाण युग में ही सर्वप्रथम मानव सभ्यता की नींव पड़ी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी विकास हुआ। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हम मनुष्यों की उत्पत्ति की कहानी? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।